हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स। तो आज की इस वीडियो में एक बार फिर से अग्निवीर जीडी फिर आर्मी अग्निवीर जीडी की बात कर लो। इसकी क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले जो दिन था हमारे पास, वहां पर हम 25 क्वेश्चंस का सेट आपके सामने लेकर आए थे। आज हम इन क्लासेस को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हम जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं 15 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आएंगे। सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए। और पहले जब वीडियो बनाया था उसके बाद डिमांड ये आ रही थी कि जितने भी क्वेश्चन है वो हिंदी में भी समझाए जाएं, उनके जो क्वेश्चन है वो हिंदी में भी लिखे जाएं। तो आज से आपके लिए क्वेश्चन इंग्लिश में भी रहा करेगा और हिंदी में भी रहा करेगा। जिनको इंग्लिश समझ आ रही है वो इंग्लिश में देखेंगे, जिनको हिंदी समझ आ रही है वो हिंदी में देखेंगे। तो 15 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप अग्निवीर जीडी की तैयारी कर रहे हो तो आज के इस वीडियो का टारगेट मैं आपके लिए सेट कर रहा हूँ 12+। अगर आपको 12 या फिर 12 से ज्यादा नंबर आपके आते हैं आज, या फिर 12 या फिर 12 से ज्यादा क्वेश्चन आपके ठीक होते हैं, इसका मतलब आपकी सिलेक्शन पक्की है, आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो। तो एक एक करके क्वेश्चन आपके सामने आते जाएंगे। बस आपने काम इतना करना है, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करना है। जो भी बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाना है। बस इतना काम आपने करना है, फिर आगे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, यानी कि दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपको वो बताना है। ऑप्शंस की बात करेंगे, पहले ऑप्शन में कहा गया तवी नदी, दूसरे में कहा गया गोमती, तीसरे में कहा गया गोदावरी, और फोर्थ ऑप्शन चौथा ऑप्शन है वहां पर कहा गया यमुना। तो बताइए दिल्ली जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, इसका आपको बताना है। और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जनरली टीवी ऑन करोगे, दिल्ली में एक नहर ऐसी फिर एक नदी ऐसी है जिसके बारे में हमेशा सुनते होगे, जो गंदी होती जा रही है, या कुछ ना कुछ उसके बारे में आप सुनते रहते हो ना। पवित्र भी है लेकिन प्रदूषण भी फैलता जा रहा है, तो इस तरीके से। तो अगर हम दिल्ली की बात करेंगे, यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, जो डी वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो पहला अगर आपका सही आंसर आया तो आपको मुबारक हो, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मेहनत करो, भी टाइम है आपके पास। चलते हैं इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन पे आपके इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है तवी, वो मैंने इसलिए डाला क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर को बिलोंग करता हूँ, जम्मू का रहने वाला हूँ। और यहाँ पे तवी नदी जो है वो हमारे जम्मू से होकर निकलती है। तो हो सकता है ये एक किसी ने आप में से किसी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जिसे तवी नदी का नाम ना सुना हो। तो तवी नदी हमारे जम्मू कश्मीर के जम्मू से होकर निकलती है। आगे चलते हैं और क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। यहां पर कहा गया विच मिरर इज यूज्ड इन सोलर हीटर, या फिर कहें तो सोलर हीटर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर मतलब जो भी सूरज से चलने वाले जितने भी अप्लायंसेस हैं, जैसे सोलर हीटर हो गया या फिर सोलर कुकर हो गया, जो भी सूरज की किरणों से जो चीजें चलती हैं, काम करती है ना, वो चीजों की बात करेंगे। वहां पे मिरर दर्पण लगे होते हैं। वो मिरर कौन सा लगा होता है आपसे वो पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया कन्वेक्स या फिर उत्तल बोल लो। ऑप्शन नंबर बी में कहा गया कनकेव या अवतल बोलो। ऑप्शन नंबर सी में कहा गया प्लेन या समतल दर्पण की बात कर लो। और ऑप्शन डी में कहा गया सभी के सभी जो दर्पण या मिरर हैं उन्हें यूज किया जाता है। अब इसका सही आंसर क्या रहने वाला है वो आपने बताना, कि मैं तो खुद बताऊंगा लेकिन अभी तक आपको पता लग गया होगा। देखो, सोलर अप्लायंसेस जितने भी होते हैं, सोलर अप्लायंसेस चाहे सोलर में जो भी हो तो सूर्य की किरणों से काम करते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं कनकेव मिरर को। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण की हम बात करेंगे। जो बी वाला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखना, एक तरीका मैं आपको याद रखने का बता रहा हूँ जिससे आप भूलोगे नहीं इन चीजों को, कि अवतल दर्पण बोलो या फिर कनकेव मिरर बोलो, से कहाँ पे यूज करना है। जब भी आपको ऐसा चाहिए कि जितनी भी लाइट आ रही है, जितनी भी रोशनी सूरज की किरणें आ रही हैं, वो एक जगह जाके मिल जाए। मतलब आप चाहते हो कि अगर आपको यहाँ पे सारी हीट लानी है, सूरज की जितनी भी रेज निकलने किरणें वहां से आ रही है, आप चाहते हो कि वो सारी की सारी किरणें इस पॉइंट पे आके तो फोकस करें, सारी किरणें यहाँ पर आके मिल जाएं, ना कि कोई किरण यहाँ पे जाए, कोई यहाँ जाए, कोई यहाँ जाए। आप चाहे तो एक जगह के सभी मिल जाए, तो आपको क्या यूज करना है, कनकेव मिरर यूज करना है। तो सूरज के टाइम पे आपको ये चाहिए होता है ना, जितनी भी हीट आ रही है वो सारी एक ही जगह जाके फोकस करे ताकि वो जगह गर्म हो सके, तो वहां पे कनकेव मिरर तो यूज करोगे। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर जो डेंटिस्ट होते हैं, जो दांत साफ करवाने जाओगे, इस तरीके से जाओगे, वो एक शीशा यूज करते हैं, दर्पण यूज करते हैं,
उन्हें क्या करना होता है, उन्हें एक जगह पे फोकस करना होता है, हर जगह फोकस नहीं करना होता है, सिर्फ एक ही जगह ध्यान लगाना होता है। जहां पर एक ही जगह ध्यान लगाना है वहां पे क्या यूज करोगे, कंकेव, तो वो भी अवतल दर्पण को ही यूज करते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी वाला है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और मैं आपको बताना चाहूंगा ये थोड़ा टाइम लगता है क्वेश्चन वगैरह टाइप करने में, बट आप कभी भी रिवाइज करना चाहते हो ना, आपके लिए सिंपल सा सोल्यूशन में लेकर आ गया हूँ। डे 1 में तो सभी क्वेश्चंस इंग्लिश में थे, लेकिन अब से जितने भी डेज आने वाले हैं आगे, उन सभी में इंग्लिश में भी रहा करेगा क्वेश्चन और हिंदी में भी रहा करेगा, ताकि आपको जब भी रिवाइज करना हो, इनको याद करना हो, आसानी से पढ़ सको। तो इसको करने का तरीका क्या मैं आपको बता रहा हूँ। आपको गूगल पे, क्रोम पे, जो भी आप यूज करते हो, नेट वगैरह जहाँ पे फोन में जो भी यूज करते हो, कंप्यूटर में यूज कर रहे हो, वहां पर आपको सिंपल एक चीज लिखनी है जहां से आपको सभी क्वेश्चंस कभी भी रिवाइज कर सकते हो। वहां पर आपको लिखना है JK लेटेस्ट info.com, ये हमारी वेबसाइट है। jklatestinfo.com ये आप लिखोगे, हमारी वेबसाइट वहां पर ओपन हो जाएगी। आप जैसे ही हमारी वेबसाइट वहां पर ओपन करोगे, वहां पर आपको कई सारे सेक्शन देखने को मिलेंगे। आपको वहां पर एक MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो MCQ वाला सेक्शन देखने को मिल रहा होगा। आपने उस MCQ पे क्लिक कर देना है। आप उस MCQ पर जैसे क्लिक करोगे, जैसे दबाओगे वहां पे, तो वहां पे नीचे कई सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। वहां पर एक जगह आप देखोगे तो वहां पे लिखा होगा अग्निवीर GD क्वेश्चंस। आपने उस पर क्लिक कर देना है, सभी क्वेश्चंस वहां पे आते जाएंगे। जैसे डे 1 में 25 क्वेश्चन थे, तो लिखा होगा डे 1 25 क्वेश्चन सेट। डे 1 के सभी 25 क्वेश्चन लिखे होंगे, फिर क्वेश्चंस के बाद डे 1 के सभी क्वेश्चंस के आंसर लिखे होंगे। जैसे आज डे 2 है तो वहां पे लिखा होगा डे 2 15 क्वेश्चन सेट। जैसे डे 2 के 15 क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट, फिर डे 2 के सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको देखने को मिलेंगे, ताकि बाद में कभी रिवाइज करना चाहते हो, दोबारा पढ़ना चाहते हो, आप आराम से पढ़ सको, मैं टेस्ट भी ले सकते हो। फिलहाल चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको कहा गया है tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, या फिर tan 90 डिग्री की बात करेंगे, इसका मान क्या होता है। आप पढ़ते हो साइन, कॉस, tan, वो सब कुछ पढ़ते हो ना, वहां पर tan के बारे में पूछा गया, tan 90 डिग्री का मान कितना होता है। तो आपको पता है, अगर हम tan वाली वैल्यू लेके चलें, tan का ही टेबल बना दें, तो एक 0 डिग्री होता है, फिर 30 डिग्री होता है, फिर 45 डिग्री होता है, फिर 60 डिग्री होता है, फिर 90 डिग्री होता है ना। ये 0 से स्टार्ट होता है ऐसे करके, फिर उसके बाद 30 में 1/√3 आ जाता है, फिर 45 में 1 आ जाता है, फिर यहाँ पे √3 आ जाता है, और इन्फिनिटी, या फिर इसको कहते हैं नॉट डिफाइंड, इसके बारे में पता ही नहीं है। तो यहाँ पे 90 डिग्री के बारे में पूछा हुआ था ना, तो ऑप्शन नंबर डी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि ना ही 0 है, ना ही 1/3, ना ही 1/2 है, तो नॉट डिफाइंड ऑप्शन नंबर जो डी आपको देखने को मिल रहा है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कैसी लग रही है वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस तरह से वीडियोस को शेयर करोगे, हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, तो हम इस तरह की एक दिन में अलग अलग वीडियोस लाया करेंगे, जिसमें एक सिर्फ मैथ वाली होगी, एक जनरल साइंस जिसमें सब कुछ मिक्स रहेगा। इस तरह की क्वेश्चन सीरीज रहा करेगी। आगे चलते हैं, फिलहाल आज के चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है द SI यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की SI यूनिट क्या है, यानी कि आवेश की बात करेंगे, आवेश की SI इकाई क्या होती है, आपसे वो पूछा गया है। एम्पेयर होती है, या फिर वॉट होती है, या फिर वोल्ट होती है, या फिर कूलम होती है। तो आवेश की SI इकाई आपसे पूछी गई है, या फिर कूलम, चार्ज की बात करेंगे, चार्ज की SI यूनिट आपसे पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए, जहां पर आपको एम्पेयर देखने को मिल रहा है, एम्पेयर तो होती है करंट की, एम्पेयर तो होती है करंट की, तो वो तो है नहीं, यहाँ पे पूछा नहीं हुआ। वॉट होती है पावर की, वोल्ट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की। बच गया ऑप्शन नंबर डी कूलम, तो वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी चार्ज या फिर आवेश की बात कर लो, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, फिर आवेश की बात कर लो, इसकी SI इकाई होती है कूलम, SI यूनिट होती है कूलम। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि जो 15 क्वेश्चन हैं, इन 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे। द केमिकल सिंबल ऑफ सिल्वर, सिल्वर का केमिकल सिंबल क्या होता है, या फिर चांदी की बात करेंगे, इसका रासायनिक चिन्ह क्या होता है। जितने भी आपको ये देखने को मिलेंगे, एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, इनका कोई ना कोई चिन्ह होता है, कोई ना कोई सिंबल होता है। आपसे पूछा गया है सिल्वर या फिर चांदी का बोलो, इसका चिन्ह क्या होता है। देखो, जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है एस तो होता है हमारे पास, सिल्वर का नहीं होता ये, है ना। SI भी नहीं होता है इसका,
ए जी की बात करेंगे वो भी हाँ ए जी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये एस या एस आई क्यों लिखो, ताकि आप डाउट में आ जाओ। एस आई तो होता है सिलिकॉन का, एस हो जाएगा सल्फर का, ए जी हो जाएगा सिल्वर का, ए यू हो जाएगा गोल्ड का। तो आपसे सिल्वर यानी कि चांदी का पूछा हुआ था, तो चांदी का क्या होता है रासायनिक चिन्ह ए जी, है ना, ए जी होता है, यानी कि सिल्वर का क्या होता है ए जी होता है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको कौन सा देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो आपको देखने को, सी जो देखने को मिल रहा है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। मैथ का एक क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, आपसे पूछा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर निकालना है। आपको साइड्स दी हुई है, 4 मीटर है और 3 मीटर है। एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 4 मीटर और 3 मीटर है। एक आयत है, उसके आपको बताया एक भुजा 4 मीटर की है, एक भुजा उसके 3 मीटर की है। तो आपको बताना है उसका परिमाप कितना हो जाएगा, यानी कि पेरीमीटर कितना हो जाएगा। अब ये सिंपल आपको अगर फॉर्मूला आता है तो आप इसको बड़े मजे से बड़े आराम से कवर कर सकते हो। देखो रेक्टेंगल की बात करेंगे, उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 टाइम्स एल प्लस बी, यानी कि लेंथ और विड्थ। यानी कि जब आप आयत की बात करेंगे इसका वो परिमाप निकालना होगा, फॉर्मूला क्या होता है जो भी दो भुजाएं आपको दी हुई हैं उन दोनों को ऐड कर दो, जमा कर दो, जो भी आप बोलते हो उसको फिर 2 से गुना कर दो, तो आपका आंसर आ जाया करेगा। दो भुजाएं, दो डायमेंशन आपको क्या दी हुई थी, एक आपको दी थी 4 और एक आपको दी थी 3, तो इन दोनों को ऐड करना था। उसको करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना था। तो 4 और 3 7, 7 2 से मल्टीप्लाई करो 14, तो 14 आ जाएगा। 14 मीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जितने भी फॉर्मूलाज हैं ये सब भी आपको याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन आराम से कवर कर सकते हो। तो क्वेश्चन समझ आ गया। एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना था, साइड दी हुई थी, तो फॉर्मूला क्या था 2 टाइम्स लेंथ इंटू लेंथ प्लस विड्थ, या फिर एक आयत का परिमाप आपको बताना था, दोनों भुजाएं दी हुई थी। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, दोनों भुजाओं को जोड़ दो, जोड़ दिया आपने 7 आंसर आ गया था, फिर उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि डबल कर दो उसका, तो आपका आंसर 14 आ रहा था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो रहा था। और हिंदी में मैंने कभी पढ़ाया नहीं है तो इसलिए हिंदी में थोड़ी सी डिफिकल्टी भी हो सकती है मुझे, बट हाँ मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगा रहा हूँ, क्योंकि आपकी डिमांड है कि हिंदी में भी पढ़ाया जाए, इसीलिए यहाँ पे इंग्लिश के साथ साथ मैं हिंदी को भी कवर कर रहा हूँ ताकि सबको ये आसानी से समझ आ सके। आगे चलते हैं, आज के क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। विच हार्मोन इज नाउन एज इमरजेंसी हार्मोन। कौन सा हार्मोन ऐसा है जिसे इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। कौन सा हार्मोन ऐसा है, किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। तो भाई बताइए कि आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है, इमरजेंसी हार्मोन किसे कहा जाता है। इसके और भी कई सारे नाम है, गुस्से वाला हार्मोन है ना, वो भी यही होता है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन वो भी यही होता है। ये कौन सा होता है, थायरोक्सिन होता है, गोनाड होता है, एड्रेनलिन होता है, या फिर एस्ट्रोजन होता है। तो आपसे पूछा है इमरजेंसी हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन, ये होता है हमारे पास एड्रेनलिन वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपको देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, हमारी किडनी के ऊपर वाली तरफ होता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए ये कहाँ पर स्थित होता है, तो किडनी के आसपास होता है, कभी कभी ऐसे लिखा होता है, तो वो करेक्ट आंसर कर देना, किडनी के ऊपर होता है ना। इसे और भी कई सारे इसके नाम होते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं आज के 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वें क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर क्या है, आपको एक सीरीज दी गई है, एक श्रृंखला दी गई है, इसे आपको पूरा करना है। तो यानी कि यहाँ पे जो भी प्रश्न चिन्ह या फिर क्वेश्चन मार्क आपको देखने को मिल रहा है, आपने बताना है वहां पर क्या आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे प्रश्न लिखना स्टार्ट करूँ, क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करूँ, ये श्रृंखला या फिर सीरीज किस तरह से दी हुई है, पहले 2 लिखा है, फिर 5 लिखा है, फिर 11 लिखा हुआ है, फिर 23 लिखा है, फिर 47 लिखा है, और आपको बताना है आगे यहाँ पर क्या आ जाएगा। ये जो आपको प्रश्न चिन्ह देखने को मिला था, इस प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा, इसको आपको बताना है। तो हमें क्या करना होता है, एक पैटर्न देखना होता है कि किस तरीके से ये सब कुछ चल रहा है, हमें वो पहचानना है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, तो एक बार देखो ध्यान से, क्योंकि मैं तब तक मार्कर चेंज कर रहा हूँ, तब तक आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पे। हालांकि आप में से बहुतों को इसका आंसर पता भी लग गया होगा, जो कि अच्छी बात है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये 2 है और ये 5 है, क्या आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा कि 2 का डबल करोगे, 2 गुना करोगे 4 होता है, उसके आसपास है, यानी कि 2 का 2 गुना करूंगा मैं 4, उसमें 1 ऐड कर दूंगा 5। उसी तरीके से 5 के डबल के आसपास है, 5 का 2 गुना करूंगा 10 और 1 ऐड कर दूंगा 11 आ रहा है। तो हमें तरीका तो समझ आ रहा है, ये 11 था,
11 का डबल किया, 11 का दोगुना किया, कितना आ जाएगा 22, और उसमें एक ऐड कर दो। तो तरीका हमें समझ आ गया, आगे भी यही किया हुआ था तो आगे भी तो यही किया होगा। तो 47 का डबल करोगे, 47 का डबल करोगे, कितना आ जाएगा 94 आ जाएगा, और उसमें एक और ऐड करना पड़ेगा, तो ऐसा करने पे 95 आ जाएगा। और 95 आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक सभी क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। चलते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी एक श्रृंखला दी गई है, इसे आपने पूरा करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या कहा गया है। पहले आपको लिखा हुआ है इस तरीके से, x लिखा हुआ है, फिर a लिखा हुआ है, उसके बाद फिर d लिखा हुआ है, फिर आपको g देखने को मिल रहा है, फिर j देखने को मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा आपको वो बताना था। तो अगर आप यहाँ पर भी ध्यान दोगे, ध्यान से देखोगे, तो आपको दिखेगा यहाँ पर देखो ABC तो आप सभी को आती होगी। x के बाद क्या आता है, y आ रहा है और z आ रहा है, तो दो लेटर हमने छोड़ दिए x के बाद वाले, फिर A आ जाता है, फिर B छोड़ दो, C छोड़ दो, D आ गया, E छोड़ दो, F और छोड़ दो, G आ जाएगा, H को छोड़ दो, I को छोड़ दो, J आ जाएगा, K को छोड़ दो, L को छोड़ दो, M आ जाएगा। इस प्रश्न चिन्ह की जगह या फिर इस क्वेश्चन मार्क की जगह M आना चाहिए था, और ऐसा आपको सी वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, इसी बात पर वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि हम मोटिवेट होते रहें, वरना ये ना हो कि हम डिमोटिवेट हो जाएं और क्वेश्चन 15 की जगह 10 हो जाए। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये देखो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में आते रहते हैं। किसी भी एग्जाम की बात करो, सिर्फ अग्निवीर की नहीं बात करूंगा, किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो, ग्रेजुएशन लेवल पे जो होते हैं वहां पर भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कहा गया विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 12 अगस्त। 12 अगस्त की बात करेंगे, कौन सा दिन मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे होता है, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस, या फिर इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, हिरोशिमा डे, हिरोशिमा दिवस, या फिर वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस। तो कौन सा दिन 12 अगस्त को मनाया जाता है आपको वो बताना है। अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए की, यानी कि नेशनल यूथ डे या फिर राष्ट्रीय युवा दिवस, ये तो हो जाता है 12 जनवरी को, तो ये तो हमारे पास होने नहीं वाला। इंटरनेशनल यूथ डे की बात करेंगे, बिल्कुल ये होता है 12 अगस्त को, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो होता है वो होता है 12 अगस्त को। तो ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन में बात करेंगे हिरोशिमा डे, ये होता है 6 अगस्त को, 6 अगस्त को, तो वो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नागासाकी डे 9 अगस्त को होता है। आगे ऑप्शन नंबर डी विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे कब होता है, इसका जो सही आंसर है, सही उत्तर है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है। इसका सही आंसर क्या है वो आप मुझे बताइए, टास्क आपके लिए रहने वाला है। और उसके बाद आगे आपको देखने को मिल रहा होगा इंस्टाग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो, ये मतलब हमारा इंस्टाग्राम जो है, जितने भी सोशल मीडिया हमारे, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक होगा, चाहे ट्विटर होगा, एक यूट्यूब चैनल भी है, वो सभी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हैं। तो आप जाके तो हमें फॉलो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है इन विच स्टेट इज द मानस नेशनल पार्क लोकेटेड, या फिर कह लो कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। एक पार्क है, नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, फिर मानस राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लो, ये कौन से स्टेट या फिर कौन से राज्य में आपसे वो पूछा गया है। असम में है, राजस्थान में है, वेस्ट बंगाल में है, या फिर तमिलनाडु में है। तो मानस नेशनल पार्क या मानस राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, ये असम में है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर 11 के 11 सही थे तो ऑल द बेस्ट, आप बहुत सही तैयारी कर रहे हो। अगर 11 में से 3-4 क्वेश्चन अभी तक गलत हो गए हैं तो आपको मेहनत करने की जरूरत है, आपको मेहनत करनी होगी। आगे चलते हैं, 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है इंट्रोड्यूसिंग वान्या, अमन said, she is the daughter of the sister of my mother's only son. How is वान्या related to अमन। या फिर हिंदी में बात करें क्वेश्चन की तो कहा गया वान्या का परिचय कराते हुए अमन ने कहा वह मेरी माँ के इकलौते बेटे की बहन की बेटी है। तो बताइए वान्या अमन से कैसे संबंधित है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन को हम डायग्राम की हेल्प से करते हैं। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा ना कोई, जहाँ पे
समझना मुश्किल हो जाएगा, उसको डायग्राम के तरीके से हम समझाते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आसान है, इजी है, इसीलिए हम डायरेक्टली से कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है, वान्य का परिचय कराते हुए अमन ने कहा, मैं अपने आप को अमन मान लेता हूं और मैं किसी वान्य का परिचय करवा रहा हूँ। ठीक है, अमन कौन हो गया? मैं खुद अमन हो गया, मैं किसी वान्य का परिचय करवा रहा हूँ। मैं क्या कहता हूँ? वह मेरी माँ के इकलौते बेटे की बहन की बेटी है। वह मेरी माँ की इकलौता बेटा, मेरी माँ का इकलौता बेटा तो मैं खुद हो गया। ठीक है, वह मेरी माँ के इकलौते बेटे की बहन की बेटी है। इकलौता बेटा मैं खुद हो गया, मेरी बहन की बेटी है ना। वो जो वान्या है वो कौन है? वो मेरी बहन की बेटी है। तो क्वेश्चन खत्म हो गया। वान्या अमन से कैसे संबंधित है? मेरी बहन की जो बेटी है वो वान्या है, वो वान्या मुझसे कैसे संबंधित है? तो वो मेरी भांजी हो जाएगी। तो हालांकि ऑप्शंस में देखा जाएगा तो डॉटर, सिस्टर, नीस, आंट, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, नीस को हिंदी में भतीजी भी कहा जाता है, भांजी भी कहा जाता है। तो इंग्लिश ऑप्शन के हिसाब से जाया जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है, द सार्क सेक्रेटरीट इज लोकेटेड एट, सार्क के सेक्रेटरीट कहाँ पर हैं आपको वो बताना है। काठमांडू में है। सार्क का सचिवालय कहाँ पर है? काठमांडू में है, कोलंबो में है, इस्लामाबाद में है या फिर माले में है। तो इस्लामाबाद में तो काम तो खराब हो जाता, तो वहां पर हो नहीं सकता है। तो सार्क का सचिवालय की बात करेंगे, वो काठमांडू में है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, आज के 14th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ VPN। VPN की फुल फॉर्म क्या है? आपको बताना चाहूंगा, हमारे जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था, 1-1.5 साल के लिए इंटरनेट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, जब आर्टिकल 370 को तोड़ा गया था और यूट्यूब बनाया गया था। उस टाइम पीरियड पर एक टाइम तक तो बिल्कुल नेट नहीं चल रहा था। एक टाइम पर ऐसा हो रहा था कि VPN यूज कर रहे थे सभी इंटरनेट को यूज करने के लिए, इसके द्वारा ही हमारा इंटरनेट चल रहा था। और सरकार के द्वारा बार बार कई सारे VPN बैन करे जा रहे थे, क्योंकि उसका जो है वो मिस यूज करा जा रहा था, गलत तरीके से भी इस्तेमाल करा जा रहा था। आज सब कुछ ठीक है यहाँ पर, आज इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो VPN की फुल फॉर्म क्या आपसे वो पूछा गया, इसकी फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, प्राइवेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है जहां पर लिखा हुआ वर्चुअल, हालांकि मैं हिंदी में लिखना भूल गया इसे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वर्चुअल। वी से वर्चुअल, पी से प्राइवेट, एन से नेटवर्क। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ये ऑप्शन नंबर बी में है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय एन ऑडोमीटर। और आप में से अगर कोई जम्मू कश्मीर को छोड़ के किसी दूसरी राज्य यूटी से बिलोंग करता है और वो वीडियो देख रहा है तो जरूर बताइएगा आपकी स्टेट या फिर यूटी को बिलोंग करती हो। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय एन ऑडोमीटर। ऑडोमीटर की बात करेंगे, ऑडोमीटर के द्वारा किसे मापा जाता है, ये किसको मापने के काम आता है ऑडोमीटर? क्या दबाव यानी कि प्रेशर को मापने के काम आता है? ऊंचाई यानी कि हाइट को मापने के काम आता है? डिस्टेंस यानी कि दूरी को मापने के काम आता है? या फिर वेलोसिटी यानी कि वेग को मापने के काम आता है? तो अगर हम बात करेंगे ऑडोमीटर की, तो ऑडोमीटर आता है कि किसी गाड़ी ने, कोई भी व्हीकल है, मोटरसाइकिल है, कार है, कुछ भी है, उसने कितनी दूरी तय कर ली है, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया है, ये आपको अगर नापना है, मापना है, तो ऑडोमीटर को यूज करते हो। जनरली ऑडोमीटर लिखा होता है, आपको बताता है गाड़ी इतनी चल चुकी है, इतने किलोमीटर चल चुकी है, यानी कि डिस्टेंस, दूरी कितने कवर किया उस गाड़ी ने। तो डिस्टेंस यानी कि दूरी को मापने के काम आता है ऑडोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की क्वेश्चन का सेट हमारे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ 15 में से 12 या फिर 12 से ज्यादा क्वेश्चन आपके सही होंगे अगर आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो। बाकी अगर आप चाहते हो अग्निवीर की क्लासेस वगैरह तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। बट फिलहाल ये क्वेश्चन सीरीज इसी तरीके से यूट्यूब चैनल पर आगे कंटिन्यू होती जाएगी, बस आपके रिस्पॉन्स की जरूरत है। वीडियोस को शेयर जरूर करते जाना। पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।